राजधानी भोपाल की शिक्षाविद समाजसेवी डॉक्टर अल्पना वर्मा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पिछले 1.5 दशक से वे शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही समाज सेवा से भी जुड़ी हुई है। लॉयंस क्लब जैसी संस्था में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर अल्पना गायन और एंकरिंग का शौक भी रखती है। साथ ही उन्होंने इसके अलावा कई बाल कहानियों के ऊपर भी लंबे समय से काम करते आई है। इन तमाम खूबियों के अलावा वे सामाजिक सरोकार से भी वाबस्ता है। खासतौर पर बच्चों के मामले को लेकर वे बेहद संवेदनशील और गंभीर हैं। बच्चों के लिए कविताएं, कहानियां लिखकर उनका मार्गदर्शन करने के साथ अब वह समाज में टीनएजरों की बढ़ती आत्महत्याओं के विषय पर काम कर रही है। उन्होंने खबरची से बात करते हुए कहा कि बढ़ती हुई आत्महत्याओं की इन घटनाओं ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। इन सब मुद्दों पर हमारे खबरची वेब टीवी के एडिटर इन चीफ चंदा बारगल ने रूबरू कार्यक्रम में उनसे लंबी बात की। नमस्कार, खबरची वेब टीवी में आपका स्वागत है। खबरची वेब टीवी के खास प्रोग्राम रूबरू में आज डॉक्टर अल्पना वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार बारगल जी। डॉक्टर अल्पना वर्मा राजधानी के शिक्षा क्षेत्र में एक चिर परिचित नाम है। डॉक्टर वर्मा एम्पल ग्रीन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं और पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र के अलावा सामाजिक सरोकार भी रखती हैं। वे एक अच्छी गायिका भी हैं और एक अच्छी काउंसिलर भी हैं। खास तौर पे बच्चों को लेकर वे काफ़ी गंभीर रहती हैं और बाल लेखन यानी कविताओं और लेखों के जरिए भी बच्चों को मार्गदर्शित करती रहती है। आज हमने रूबरू प्रोग्राम में डॉक्टर अल्पना वर्मा को आमंत्रित किया। आज हम देखेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में और समाज से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर उनके विचार, खास तौर पर बच्चों को लेकर। डॉक्टर वर्मा, आप कब से सक्रिय हैं और आपका अब तक का जो कार्यकाल है उसको किस रूप में देखती हैं? नमस्कार बारगल जी। आपने जो प्रश्न किया है मैं बताना चाहूँगी कि मैं कम से कम पिछले 10-12 सालों से इस क्षेत्र में सक्रिय हूँ। 20 साल से मैं लायंस क्लब से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैंने लायंस के अंतर्गत मैंने बहुत सारे समाज की भलाई के लिए कार्य किए हैं। लायंस में मैं रीजनल चेयरपर्सन तक रह चुकी हूँ और लायंस क्लब्स इंटरनेशनल में। और इसके अलावा मैंने पहले शिक्षा क्षेत्र से भी मैं कम से कम 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैंने पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में और आखिर में मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूशन ओपन किया है, एम्पल ड्रीम्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से, जहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकूँ। सामाजिक क्षेत्र में मैं इसलिए सक्रिय हुई क्योंकि मुझे लगता है कि आज समाज को बेहतर तरीके से बेहतर बनाने के लिए हमें कार्य करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके मैं बच्चों को लेकर ज़्यादा चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि आज की डेट में बच्चों की समस्याएं सबसे विकराल रूप ले चुकी हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं और यदि यही बच्चे सही तरीके से सही मार्गदर्शन में आगे ना बढ़ पाएं तो हम जानते हैं कि उनके साथ साथ देश का भी भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। ऐसी क्या वजह है कि बच्चे इन दिनों हताशा के, तनाव के शिकार हो रहे हैं और
खुदकुशी जैसा प्रयास करने लगे हैं। इन दिनों समाज में ये जो घटनाएं बढ़ी हैं कि कोई भी बच्चा कभी भी उसके निराश होने पर इस तरीके के कदम उठा लेता है, इसके पीछे क्या वजह मानती हैं आप? मैं मेन वजह ये मानती हूँ कि जो बच्चा है उसमें सहन शक्ति की कमी है, उसमें धीरज की कमी है। और आजकल बच्चे 1 या 2 होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं। जो भी चीज़ वो मांगते हैं तुरंत उनको पेरेंट्स से हाजिर हो जाती है, तो वो किसी चीज़ के लिए ना सुनना पसंद नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन का ज़माना है। माता पिता की भी बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। माता पिता की तो अपेक्षाएं बढ़ी ही हैं, साथ ही साथ बच्चे की भी खुद से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हो गई हैं। जब बच्चे इस अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि वो क्या करें। वो उनको लगता है कि हम अपने मम्मी पापा को खुश नहीं कर पा रहे हैं, या हम समाज को खुश नहीं कर पा रहे हैं, या हम स्वयं को खुश नहीं कर पा रहे हैं, या अपने साथियों से हम पिछड़ रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे वो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी हैं। मैं खास करके जो काम करती हूँ वो टीनेजर्स बच्चों के लिए करती हूँ। इसके अंतर्गत मैंने एक लायंस क्वेस्ट करके लायंस का इंटरनेशनल का प्रोग्राम है, उसको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है हमने, जहाँ हम टीचर्स की उसको लेकर के, जिसके द्वारा हम बच्चों में पॉजिटिव सकारात्मक स्किल डेवलपमेंट करने का हम कार्य करते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो उनमें जो नेगेटिविटी है वो कम से कम हो और उनमें सोशल और इमोशनल लर्निंग, जिसको हम लोग SEL और कह सकते हैं, सोशल हो गया ये S सोशल और E इमोशनल लर्निंग उनको सिखा सकें, जिससे वो समाज में भी अच्छे नागरिक बन सकें, साथ ही साथ वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में कर सकें। तो इस कार्य के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं जल्दी से जल्दी मेन स्ट्रीम में वापस जुड़ सकें, जैसे हम लोग जुड़े हुए थे। हम लोग का समय अलग था, हम लोग कंबाइंड फैमिली में थे। दादी के द्वारा, नानी के द्वारा हम लोगों ने कहानियाँ सुनते सुनते हम बड़े हुए। आज क्या एक वजह जो है वो संयुक्त परिवार जो हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार का जो विघटन हुआ है, आज एकाकी परिवार, एकल परिवार, वो भी एक वजह इसके पीछे हो सकती है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये भी एक वजह है। इसका कारण क्या है कि पहले बच्चों को अगर मम्मी और पापा से वो इतनी बात ना भी कर पाएँ तो उनकी दादी रहती थी, उनकी बुआ रहती थी, उनके चाची रहती थी, जिनसे, या उनके चचेरे भाई बहन रहते थे, जिनसे कि वो बहुत सारी बातें डिस्कस कर लेते थे और उनको लोनलीनेस या अकेलापन महसूस नहीं होता था। पर आज की डेट में ये सारी प्रॉब्लम है कि बच्चे जो हैं कम्युनिकेट किससे करें। बहुत सारी बातें वो अपने माता पिता से नहीं कह पाते हैं, या कहना चाहिए कि मम्मी पापा और बच्चों के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया है, जिससे कि वो अपनी सारी बातें उनसे शेयर नहीं कर पाते हैं। और जिसकी वजह से, और उन बातों का जवाब वो कहाँ ढूंढें, या तो वो इंटरनेट में ढूंढते हैं, या तो वो फिर कह सकते हैं पीयर, अपने साथियों के बीच में ढूंढते हैं। क्योंकि टीचर भी 60-70 बच्चों के होते हुए हर एक बच्चे को प्रॉपरली बता नहीं सकती है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एक उनके लिए गाइडेंस की कमी है कि उनको क्या करना है, प्रॉपर गाइडेंस हो। आजकल मम्मी पापा, माता पिता दोनों ही आज की डेट में कामकाजी हो गए हैं, तो उनके पास, और इसकी रीज़न ये है कि ज़रूरी भी है। पहले के ज़माने में आत्महत्याओं के मामले इतने नहीं होते थे, इक्का दुक्का ही हुआ करते थे, बहुत कम सुनने को मिले हैं। इक्का दुक्का मामले भी जो है वो बड़ी गंभीरता से लिए जाते थे और एक तरीके से वो चर्चा का विषय भी बन जाते थे। अभी ये जो LPG का जो दौर आया है पिछले 3 दशकों में, LPG बोले तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, तो हिंदुस्तान का जो समाज सदियों से रूढ़ियों में और जीता आया है, रिवाजों में जीता आया है, अब ये जो खुला समाज है इसमें भी कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, या ये भी एक वजह से जिम्मेदार है?
देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ, खुलापन कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन क्या है, हम लोग त्रिशंकु बन गए हैं, हम लोग बीच में अटक गए हैं। ना हम लोग पूरी तरह से आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पूरी तरह से हम लोग पीछे वाली पोर्शन को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो ये वाली जो समस्या है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्या है कि हम बच्चों से तो कहते हैं कि हाँ तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए जो बच्चे चाहते हैं उस तरीके से हम बच्चे से बात नहीं कर पाते हैं, हम बच्चे के मानसिक स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि बच्चा यदि टीन एज का है, उसमें सोशल चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, और कहना चाहिए कि साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे उसमें परिवर्तन आते हैं। हम उन सारे परिवर्तन को नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी हम उसी बच्चे को कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, और कभी उसी बच्चे को कहते हैं छोटे हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चा भी कंफ्यूज है, और साथ ही साथ पेरेंट्स भी जो हैं उनकी समस्याओं को डील नहीं कर पा रहे हैं। डील इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे हैं कि बच्चे को समस्या क्या है। तो ज़रूरी ये है कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो हम बच्चे को पूरी तरह समझें, और स्कूल के लिए भी ज़रूरी है कि वो एक काउंसलर रखे जो बच्चे की कोई भी समस्या है उसका समाधान वो कर सके, और बच्चे निर्भय होकर के, बच्चे निडर होकर के, बच्चे बिना किसी संकोच के उसके पास जा करके अपनी बात को कह सकें। ये स्कूल के लिए ज़रूरी है, और यही है कि माता पिता को भी बच्चे की साइकोलॉजी से अवगत होना बहुत ज़रूरी है, और उसके अनुसार उसके साथ कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं लायंस क्वेस्ट प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, इसमें हमने बच्चे को तो इन्वॉल्व किया ही है, बच्चा है, पेरेंट्स है, और साथ ही साथ स्कूल भी इन्वॉल्व है। तीनों के बीच में एक बड़ा सटीक, बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम तीनों ही बच्चे को कैसे प्रॉपर ग्रोथ कर सकें, कैसे प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट दे सकें, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज इंटरनेट का दौर है, और बच्चे मोबाइल से लेकर कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर, क्या बच्चों के अंदर हताशा का जो भाव है उसमें कहीं नेट भी एक भूमिका निभा रहा है? नेट जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। कारण एक तो इसके द्वारा बच्चों का एक्सपोजर ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया है। जो बच्चे नहीं भी जानना चाहते हैं वो भी उनको उसके द्वारा हासिल हो रहा है, जो उनको नहीं भी जानना चाहिए। तो वो अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये हालांकि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज बहुत इसके द्वारा प्राप्त हो रहा है, जो उनके लिए ज़रूरी भी है, प्रोजेक्ट बनाने में या स्कूल का होमवर्क करने में, या कहना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको पता चली जो बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन उसके साथ साथ इसके नेगेटिव भी पॉइंट हैं। बच्चे आजकल कुछ ऐसे गेम्स से भी जुड़ गए हैं। आज की डेट में मुझे जो चिंता की विषय दिखती है कि बच्चे आजकल ऐसे गेम्स से जुड़े हुए हैं जो गेम्स बच्चों को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोवोक करते हैं। जैसे एक ब्लू व्हेल गेम आया था, अभी भी सुनने को आता है कि ब्लू व्हेल गेम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारी जगह बच्चे सुसाइड उसकी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं कि पहले आपको ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, और लास्ट में उनको कहा जाता है कि आपको सुसाइड करना है। और बच्चा जो है इस तरीके से मेंटली उससे प्रभावित हो चुका रहता है, या उसका कहना चाहिए उसका मेंटल स्टेटस कैप्चर किया जा चुका रहता है कि उसको समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, और बच्चा इस तरीके के काम करता है। चाहे ब्लू व्हेल हो, चाहे मोमो हो, ऐसे बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि चूँकि बच्चा अकेला रहता है, बच्चा जो है अपने पेरेंट्स का इतनी बात नहीं कर पाता है, तो वो इन सारे गेम्स के माध्यम से अपने लिए स्पेस ढूंढता है, अपने लिए एक सम्मान ढूंढता है। आजकल बच्चे भी उसी सम्मान को चाहते हैं जो सम्मान पेरेंट्स का है, जो सम्मान वो उनको, क्योंकि लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा सम्मान की ज़रूरत है। आने वाला समय परीक्षाओं का है जी, और बच्चे इन दिनों अपनी परीक्षाओं में व्यस्त हैं, जुटे हुए हैं। तो बच्चों को संक्षेप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
ऐसे जो हताश बच्चे हैं या जो पढ़ाई के लिए परीक्षाओं के दौरान। मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैंने हरिभूमि के साथ मिल करके बच्चों के लिए एग्ज़ाम्स के समय में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टेलीफोनिकली मैंने उनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी कुछ सॉल्व की हैं कि कैसे इस सारी चीज़ों से वो निपट सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि परीक्षा ही सब कुछ नहीं है। ये ना सोचें कि अगर वो एक बार कम नंबर आए हैं या फेल हो गए हैं या कोई पेपर बिगड़ गया है तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ज़िंदगी सारी चीज़ों से ज़्यादा बड़ी है। ये सब चीज़ें सिर्फ एक या दो, ठीक है शुरू में थोड़ी समस्या हो गई। पहली चीज़ ये कि बच्चे शुरू से भी तैयारी करते हैं तो सबसे अच्छी बात रहती है, पर मान लीजिए किसी वजह से नहीं किया है तो जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करें वो, और बाकायदा अपना पॉइंट वाइज बना करके लिखें, उसको तैयार करें। और साथ ही साथ वो डीप ब्रीथ लें, थोड़ा एक्सरसाइज योगा करें, और साथ में अपने आप को रोज़ पॉजिटिव सजेशंस दें कि आज हम इतना कर पाएंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में कई वर्षों से सक्रिय हैं, तो क्या कभी ऐसा अवसर आया है जब आपका सम्मान या आपकी विदेश यात्रा का मौका मिला हो? जी, मैं चूँकि जैसा मैंने बताया कि मैं समाज सेवा से या लायंस क्लब से जुड़ी हुई हूँ। हमारा लायंस क्लब जो है लीडरशिप डेवलपमेंट का भी काम करता है, साथ ही साथ फैकल्टीज़ के लिए भी काम करता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे एक बार श्रीलंका जाने का मौका मिला। ALLI में 2015 में मैं श्रीलंका गई हूँ, जहाँ मैंने एडवांस लीडरशिप इंस्टीट्यूशन में में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कुल पूरे ऑल ओवर साउथ एशिया से सिर्फ 100 लोगों को बुलाया गया था। और अभी फ़िलहाल 2018 में दिसंबर में मुझे दुबई जाने का मौका मिला। एक फैकल्टी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें मुझे वहाँ इनवाइट किया गया, और वहाँ पर एज ए फैकल्टी मुझे और अधिक अच्छी ट्रेनिंग मिली कि मुझे और कैसे काम करना है, क्या करना है, मैंने सीखा। और वहाँ पर सबसे खुशी की बात यह है कि सिर्फ 40 लोगों को इनवाइट किया गया था पूरे साउथ एशिया से। मैं अकेले इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया से तो मुश्किल से 25 लोग ही गए होंगे, पूरे साउथ एशिया की बात कर रही हूँ। तो कुल मिलाकर के 40 लोगों को इनवाइट किया गया था, और उन 40 लोगों में से सिर्फ 4 महिलाएं जो थीं वो इंडिया की थी जिनको इन्वाइट किया गया था। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट मतलब MP से सिर्फ 2 ही लोग गए थे, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तीसरा, अभी जो मैंने लायंस क्वेस्ट के बारे में बात किया कि मैं एडोलेसेंस एज के बच्चों पे काम कर रही हूँ, अभी मुंबई ताज में इस पर एक समिट हुई थी। उस समिट में पूरे इंटरनेशनल डायरेक्टर्स और पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर्स आए थे, और मुझे भी वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। और पूरे इस एरिया से अकेले मैं थी, मैं चूँकि डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ इसकी, तो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के रूप में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन थे जो कि बाहर से आए थे। बाकी जैसे मैं एक भोपाल से थी और एक गुजरात से थे, बस। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इस तरीके के अवसर प्राप्त हुए जहाँ मैं अपनी बात कह सकती हूँ, अपने विचार रख सकती हूँ और अपने सजेशंस दे सकती हूँ, और ये काफ़ी मेरे लिए वैल्यूएबल चीज़ें हैं। डॉक्टर वर्मा हमारे साथ जुड़ी रूबरू कार्यक्रम में उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। डॉक्टर वर्मा का शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।